हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हिंदी की विधाओं के बारे में। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में हम सिर्फ एक ही प्रकार की रचनाओं को नहीं पढ़ते। कभी हम कुछ कविताएं पढ़ते हैं, कभी हम कहानियां पढ़ते हैं, कभी हम निबंध पढ़ते हैं, कभी हम यात्रा साहित्य पढ़ते हैं। तो अलग अलग चीज़ों का समावेश हिंदी में किया जाता है। हिंदी को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक है हिंदी में जो पद्यात्मक रूप में लिखा गया है, जो कविता के रूप में हम पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं साहित्य। और दूसरा होता है जो हम कहानियाँ पढ़ते हैं, जो हम यात्रा वर्णन पढ़ते हैं, ये होता है गद्य साहित्य। इसके अलावा भी हिंदी की अलग अलग विधाएं होती हैं। अगर हम गद्य की बात करते हैं तो गद्य में हम नाटक, कहानी, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सभी क्या है, हिंदी साहित्य की विधाएं हैं। यानी विधा से मतलब है वो अलग अलग प्रारूप जिसमें हिंदी लेखन किया जाता है। अब इसमें देखिए, कुछ प्रमुख विधाएं मैंने यहाँ पे ली हुई हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम जिनकी बात करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नाटक की। कहानी इसमें आती है, संस्मरण आते हैं, जीवनी, रिपोर्ताज, एकांकी, आलोचना, रेखाचित्र, डायरी, कविता, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा और यात्रावृत्त। ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं लघु कथाएं, छोटी छोटी कहानियां पढ़ते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम में भी होती हैं। कहीं कहीं पे हम चित्र वर्णन भी एक तरीके से हम करते हैं, वो भी साहित्य के अंतर्गत आता है। प्रहसन, प्रहसन मतलब होता है कोई व्यंग्य काव्य, कॉमेडी, विज्ञान कथा, विज्ञान गल्प उन्हें कहा जाता है, जिसमें हम कुछ विज्ञान से संबंधित बातों की चर्चा करते हैं। उसे हम कहानी भी नहीं बोल सकते, वो हमारे निबंध नहीं होते हैं। जिसमें कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को दिखाया जाता है, वो विज्ञान कथाएं होती हैं। व्यंग है, फिर है समीक्षा, पुस्तक समीक्षा। आपने कोई पुस्तक पढ़ी, उसके बारे में समीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप उसका सिर्फ नेगेटिव पार्ट ही बताएं। समीक्षा यानी उस पुस्तक में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सारे चीज़ों के बारे में बात की जाती है। साक्षात्कार, इंटरव्यू, ठीक है, साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। वैसे तो साक्षात्कार क्या है, एक तरीके से हम इसको सुनते हैं, हम इसे देखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्रमुख हस्तियों के साक्षात्कार आपको लिखित रूप में भी मिलते हैं। तो साक्षात्कार भी हिंदी साहित्य की एक विधा के रूप में जाना जाता है। ललित कला में ऐसा होता है जो हम अपने शौकिया तौर पे करते हैं, उससे रिलेटेड साहित्य हमें देखने को मिलता है। चित्रकला से रिलेटेड साहित्य हमें मिलता है, हमें फोटोग्राफी से संबंधित साहित्य मिलता है। कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर खेल से रिलेटेड भी कुछ हमारी विधाएं होती हैं, जिनमें हम कंप्यूटर चलचित्र यानी सिनेमा के बारे में बात करते हैं, और खेल की विभिन्न विधाओं के बारे में बात करते हैं, जैसे क्रिया, एक्शन, सिमुलेशन, वेस्टर्न, रणनीति यानी स्ट्रेटेजी वगैरह। ये सब चीज़ें देखिए, ये कुछ इसमें हिंदी के शब्द आपको कम दिखाई देंगे क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो इनकी जो शब्दावली होती है वो अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा की होती है, इसलिए इसके जो नाम है वो भी आपको इंग्लिश में दिखाई दे रहे हैं। साहसिक यात्रा, एडवेंचर्स जो होते हैं, उनसे संबंधित हमें कुछ लिखित चीज़ें, लिखित जानकारी मिलती है, तो वो हमारा हिंदी साहित्य की विधा का ही एक भाग आ जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, बुद्धिमत्ता लिखा हुआ है। एआई जो हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत ही आजकल इसका क्रेज है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध ये हो रहा है। ठीक है, अब हम देखिए, इन सब विधाओं के बारे में एक ही वीडियो में नहीं बता पाएंगे। एक एक विधा के बारे में अलग अलग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। आज हम जिस विधा की बात करते हैं वो है हिंदी साहित्य की एक विधा, नाटक। नाटक की जब हम बात करते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि वो चीज़ जिसका हम मंचन कर सकते हैं, जिसको हम मंच पे एक्ट कर सकते हैं, जिसको हम मंच पे विभिन्न कलाकारों के माध्यम से दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसे नाटक कहा जाता है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो नाटक
पहले से काव्यात्मक रूप में होता था, यानी जो भी उसके चरित्र होते थे, जो भी उसके कैरेक्टर्स होते थे, वो पद्यात्मक रूप में संवाद करते थे। लेकिन आज क्या है, आज नाटक हमारे बहुत अच्छे अच्छे साहित्यिक जो रूप है, बहुत एक गद्यात्मक नाटक हमें देखने को मिलता है। और नाटकों की अगर हम बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं, जो छायावादी युग के हैं, और ऐतिहासिक नाटकों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा लिखा था। जितने भी, जैसे स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं, वो हमारे छायावादी युग के जो प्रमुख एक कवि थे जयशंकर प्रसाद, उनके द्वारा रचित हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं, नाटक लेखन की शुरुआत कब हुई थी, किसने पहला नाटक लिखा था? तो नाटक लेखन की जो पहली शुरुआत हुई थी, वो 1857 में मानी जाती है। और हिंदी गद्य का जो पहला नाटक है, उसे नहुष नहुष उस नाटक का नाम है। नहुष को हिंदी साहित्य का पहला नाटक माना जाता है। और इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो लेखक हैं, वो हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। इसके अलावा कुछ प्रमुख नाटक हैं, जैसे इसमें मैं 2-3 नाम आपको लिखे हुए दिखाऊंगी। अंजो दीदी, इस नाटक के जो रचनाकार हैं वो है उपेंद्र नाथ अश्क। फिर है डॉक्टर, इसके जो रचनाकार हैं वो है विष्णु प्रभाकर। कोणार्क, जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखा गया है। सुंदर रस और मादा कैक्टस, इसके रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही प्रसिद्ध एक नाटक है, मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया। नया हाथ, विनोद रस्तोगी जी द्वारा इसे लिखा गया है। नाटक अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे नाटक होते हैं जो पौराणिक पृष्ठभूमि पर लिखे जाते हैं। पौराणिक पृष्ठभूमि मतलब जैसे हमारे पुराने समय से रिलेटेड, देवी देवताओं से रिलेटेड, भगवान राम से रिलेटेड, कृष्ण से रिलेटेड, कुछ ऐसे नाटक, ठीक है, पुराणों से जिनका संबंध होता है, वे नाटक पौराणिक नाटक कहलाते हैं। ऐतिहासिक नाटक होते हैं जो किसी हमारे ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़े हुए होते हैं। काल्पनिक नाटक यानी कुछ ऐसे नाटक जो मात्र कवि की एक कल्पना होती है, जिसका वास्तविक जगत से कुछ सरोकार नहीं होता है, जो वास्तविकता में कहीं नहीं होते हैं, लेकिन एक लेखक की कल्पना उनमें दिखाई देती है, तो वे काल्पनिक नाटक होते हैं। बाकी एक और होता है सामाजिक नाटक। ऐसे नाटक जिनका विषय या फिर जो किसी सामाजिक मुद्दे को दिखाते हैं, जैसे दहेज प्रथा पे नुक्कड़ होते हैं, या फिर जितने भी हम नुक्कड़ नाटकों की बात करते हैं, वो कुछ न कुछ ऐसे मुद्दों पे होते हैं जो समाज के लिए होते हैं, जो समाज के ज्वलंत मुद्दों को दिखाते हैं। काल्पनिक नाटक हुआ जिसमें हम कल्पना करते हैं। ऐतिहासिक आपको बताया कि जो किसी ऐतिहासिक पात्र से, ऐतिहासिक घटना से संबंधित होते हैं। पौराणिक यानी जिसमें हम पुराणों की बात करते हैं। रामलीला क्या है, ये भी एक तरीके का नाटक है, और किसके अंतर्गत आया, पौराणिक नाटक के अंतर्गत आया, क्योंकि भगवान राम, अयोध्या, ये सारा जो घटनाक्रम है, रामायण, ये हमारे एक इतिहास से भी बढ़कर हमारे एक अध्यात्म को हमें दिखाता है, हमारे पौराणिक महत्व के बारे में हमें बताता है। तो ये हमारे जो नाटक हैं उनके प्रमुख प्रकार हैं। अब हम बात करते हैं नाटक के अंग या फिर नाटक के तत्वों की। हम जब नाटक में आते हैं तो सबसे पहले उसके लिए कथा वस्तु का होना जरूरी है। कथा वस्तु मतलब एक कहानी, एक ऐसा कंटेंट, एक ऐसा लेख जिसे आप दिखा रहे हो। नाटक, जैसे आपको मैंने बताया कि नाटक मुख्य रूप से जिस पे आप एक्ट कर सकते हैं, जिसको आप अभिनय के द्वारा दिखा सकते हैं, उसे हम नाटक कहते हैं। तो दिखाने के लिए एक कहानी, एक कुछ हमारे पास लिखित सामग्री का होना आवश्यक है। तो वही सामग्री क्या कहलाती है, वस्तु या फिर कथा वस्तु कहलाती है, जिस पे हम अभिनय करते हैं। नाटक का दूसरा प्रमुख अंग है अभिनेता। अभिनेता मतलब उसमें अभिनय करने वाला व्यक्ति, वो महिला हो सकती है, वो पुरुष हो सकते हैं, वो कोई जैसे जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको हमने उस नाटक में
दिखाया है, जो उस नाटक में अभिनय करता है, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? अभिनेता के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है रस, यानी देखिए नाटक है तो फिर कुछ ना कुछ रस उसमें होना चाहिए। वो हास्य रस से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो करुण रस का हो सकता है, वो श्रृंगार रस का हो सकता है। जितने भी हमारे 10 रस हैं, उसमें से 11 रस हैं, उसमें से किसी भी एक रस को दिखाता हुआ वो नाटक हो सकता है, या फिर किसी एक नाटक में एक से ज़्यादा रसों का समावेश भी हो सकता है। अगला जो अंग आता है नाटक का, वो है कथोपकथन। कथोपकथन से मतलब है संवाद से। जब उसमें अभिनय हम करते हैं तो आपसी बातचीत जो होती है, कथा वस्तु तो ये है कि पूरा का पूरा कंटेंट की बात हम करते हैं। कथोपकथन मतलब जो आपसी संवाद होता है, आप दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो कथोपकथन है, वो संवाद है। एक व्यक्ति कुछ बोलता है, अगला फिर उसके जवाब में कुछ बोलता है, उसके उत्तर में कुछ बोलता है। तो ये सारा जो घटनाक्रम है, ये कथोपकथन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है देशकाल। देशकाल मतलब किस समय की घटना के बारे में बात की जा रही है। अभी हमने रामलीला का मैंने आपको बताया, तो वो कब का है? वो त्रेता युगीन देशकाल को हमें दिखाता है। अगर हम एक नाटक आता था, जैसे अगर आप लोगों को याद होगा तो श्री कृष्णा बहुत पहले दूरदर्शन पे प्रसारित किया जाता था। तो उसका देशकाल क्या है? उसका देशकाल था द्वापर युग, क्योंकि कृष्ण का संबंध किस युग से है? द्वापर युग से है। आज हम जिनकी बात करते हैं तो वो हमारे आज के समय के हो गए, किसी पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर घर से रिलेटेड भी हो सकता है कि जिसमें आप किसी के घरेलू मुद्दे को आप दिखाते हो। देशकाल मतलब जिस जगह से उस नाटक का संबंध है, जिस जगह से उस नाटक की कथा वस्तु, उस नाटक का जो लिखित सामग्री है वो संबंधित होती है, उसे देशकाल कहा जाता है। फिर है उद्देश्य। उद्देश्य, कुछ भी हम काम करते हैं तो हर किसी चीज़ का उद्देश्य होता है। आप कोई भी नाटक देखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। या तो वो आपको किसी जगह के बारे में बता सकता है, वो आपको किसी व्यक्ति के बारे में बता सकता है, तो कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होगा। तो उस नाटक का उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्यहीन जो लेखन है उसे हम नाटक नहीं कह सकते। यानी हर एक चीज़ का उद्देश्य होता है, किसी उद्देश्य को ध्यान में रख के ही लिखा जाता है। इवन अगर हम बाकी विधाओं की भी बात करते हैं तो हर किसी का उद्देश्य होता है। आप कहानी लिखते हैं, कहानी के अंत में आपने देखा होगा कि शिक्षा, कुछ भी कहानी लिखने को बोला जाता है, कोई भी कहानी हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, तो उस कहानी में कुछ ना कुछ सीख होती है। तो वही उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति को उसके अंदर किस चीज के बारे में जानकारी दी गई है या किस बात पे फोकस किया गया है उसे दिखाना, वो उद्देश्य कहलाता है। शैली, कौन सी शैली में लिखा गया है, क्या उसकी भाषा शैली है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक नाटक का महत्वपूर्ण अंग हैं, उसके महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ये थी नाटक विधा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। बाकी की जो विधाएं हैं, इनसे संबंधित जानकारी अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू।